47 से लेकर आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है? कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है। आज तक इस मुल्क में, इस फेडरेशन में जो लोग बरसरे इक्तदार रहे हैं और आज भी पसे पर्दा जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं, उनको इस कौम से कोई गरज नहीं है। वो हमारे बैनुल-अक़वामी इदारों की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह के बहस में इन लोगों को नहीं पड़ना चाहिए और उन लोगों को भी चाहिए, उन इदारों को भी चाहिए कि वो अगर खा रहे हैं इस मुल्क को और अव्वल दिन से खा रहे हैं, इस चीज को छेड़ने के बाद ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप कहां से खाएंगे? हमें पता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में खून बहेगा, तब आपका नवाला तर होगा, तब आपको खाना मिलेगा। आज हमारे बजट में हमारे 14% बजट को तो ज़ेरे बास लाया जाता है, लेकिन 84% बजट कहां जाता है, किस पर खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है? हमारा दिफाई बजट। और ये हमारे हजरात जो हैं वो एक जानवर है जिसको लड़ाने के लिए पीछे से एक चमाट मारी जाती है। तो ना तब थी ना अब है। तो बुनियादी बात से बात शुरू करते हैं। हिस्ट्री का लफ्ज निकला है हिस्टोरिया से। उसका मतलब है फैक्ट शीट तैयार करना, फैक्ट फाइंडिंग। हमने तारीख के नाम पे झूठ बोला है, अपनी नस्लों को झूठ पे पाला है। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से, जिसका मैं आज तक मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, कि आज बर्रे सगीर का मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 19 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में खार हो रहा है, और इतना ही बांग्लादेश में। ये क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी जिसने 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक और बात, जो पाकिस्तान पे कब्जा हुआ फ्यूडल्स का, चूंकि मुस्लिम लीग सवाए, देखें कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान कहा जाता है, जो मलबा डालते हैं कि जो कायदे आजम ने बनाया और ख्वाब देखा इकबाल ने, वो भी लोअर मिडिल क्लास के थे, इकबाल साहब, और जिन्ना साहब भी लोअर मिडिल क्लास के थे। हाईजैक कर लिया एक का ख्वाब और दूसरे की ताबीर। दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन चलें, जो पढ़ाया जाता है उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं। वो मोटे पेटों वाले, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, मूंछों वाले अंग्रेजों के दलाल टाइप लोग, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। इतनी इनकी शर्मनाक और गंदी तारीख है जिसका हिसाब कोई नहीं। ये मुल्क हाईजैक हो गया और अब तक है। कांग्रेस को चूंकि एनलाइटेंड क्लास, उनकी बिजनेस क्लास, बिरला टाटा टाइप, वो लोग उसको चूंकि सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहां फ्यूडलिज्म खत्म हो गई। यहां मुल्ला, मिलिट्री, जागीरदार, ये इस तरह के लोग, इनका एक इत्तेहाद जो आज तक कायम है। और जुल्म अजीम देखें आप, इस मुल्क में शरिया के नाम पे ये कहा गया कि जागीरदारी जायज़ है। तारीख में ये बात मौजूद है कि आलम इस्लाम में एक बहुत
وقت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران، عراق، شام، دمشق یہ سارے فتح ہوئے تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا، ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے، جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا، مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے مؤثر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی، تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر